वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी ने हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचाया। खेत खलियान डूब गए और लाखों लोग बेघर हुए। ये मंजर हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि तकरीबन हर साल मानसून में यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि हम कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स की शदीद कमी है। अगर बरवक्त और मौसर डैम्स तामीर किए जाते हैं तो ना सिर्फ बारिशों का पानी महफूज होता बल्कि बिजली पैदा करने, ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने और सबसे बढ़कर सैलाबी तबाही से बचने में मदद मिलती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पानी को एक कीमती सरमाए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस को ज़ाया करते हैं और नतीजतन सैलाब और कहत की सूरत हाल हमें भुगतना पड़ती है। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ वक्ती इमदादी इक़दामात पर इंसार ना करे बल्कि तवील मुद्दती मनसूबा बंदी करे। बड़े डैम्स की तामीर, जदीद ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और रिवर मैनेजमेंट है। इस जैसे अमली इक़दामात वो रास्ते हैं जिन पर चलकर ही हम मुस्तकबिल में इस तबाही से बच सकते हैं, वरना सैलाब हर साल हमारी मईशत और हमारी ज़िंदगियों को इस तरह बहा कर ले जाएगा। और एक और पॉइंट गज़ल ये भी आता है, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका पॉइंट ये है कि डैम्स कुछ किसी का हल नहीं है, सैलाब को रोकने का हल नहीं है। से आप कुछ भी नहीं कर सकते। मंगला की मिसाल भी आप ले लें, हाँ पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये आप इस सैलाबी सूरत हाल को नहीं रोक सकते। आज उनसे पूछेंगे कि फिर हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, वाटर क्राइसिस एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बार बार सैलाब आ रहे हैं इनकी वजह क्या है, ये इस फिनोमिना को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ये फिनोमेना तो मानसून का जो पिछले तकरीबन 30 मिलियन साल से चल रहा है, तो ये आज की बात नहीं है। ये तो हमारे इंसान के मार्ज़ वजूद में आने से पहले का चल रहा है। Exactly. तो इसलिए इसका तो हम मतलब है कि हमें ना कुछ करना चाहिए, ना कुछ हम इसका कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है आपका सैलाब आने का, ये वो सिस्टम है जिसने ये आपका लैंडस्केप बनाया है। ये जितने हमारे जिस जगह को हम कहते हैं हमारी ब्रेड बास्केट है, जो हमारे प्लेन्स हैं जिसमें हम इरिगेशन करते हैं, जिसमें हम फसलें लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां, अनाज लगाते हैं, वो सारा बनाया ही सैलाबों ने है। और वो कहता है कि अभी मैंने मज़ीद बनाते रहना है, हम कहते हैं नहीं ना बनाओ। तो बेसिकली हम उस कुदरत के निज़ाम को रोक नहीं सकते, वो बहुत बड़ा सिस्टम है। और ये जो मानसून की अभी आप हालिया बारिशें ज़्यादा देख रहे हैं, इसमें डेफिनेटली कुछ किरदार क्लाइमेट चेंज का भी है, लेकिन इसके साथ साथ ना 2-3 चीज़ें और भी हैं जो कि ये साइकिल्स हैं मानसून के ना। ये क्लाइमेट चेंज को अगर आप एक तरफ साइड पे रख देना तो उसके अलावा कुछ साइकिल्स हैं मानसून के। कभी मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी मानसून वीक हो जाता है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग करने वाले जो फिनोमेना हैं कई हैं, लेकिन इनमें जो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना है वो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स और ट्रेड विंड्स के साथ रिलेटेड है। जब ट्रेड विंड्स ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो ट्रेड विंड्स जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू वेस्ट चलती हैं। ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, उसमें वो जो पैसिफिक ओशन का गर्म पानी है ना उसको वो धकेलती हैं हमारे खित्ते की तरफ, और फिर हमारा मानसून ज़्यादा बनता है। ये जब कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं लानीनिया। और जब ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं तो फिर वो पैसिफिक का गर्म पानी हमसे दूर हो जाता है और उस फिनोमेना को कहते हैं अल नीनियो। तो ये पैसिफिक ओशन में ये फिनोमेना जो है ये इसके साइकिल्स चलते रहते हैं। इसके साइकिल की कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी 2 साल का साइकिल होता है, कभी 4 साल का, कभी 7 साल का, कभी 3 साल का। तो अभी हम लानीनिया के साइकिल में, जिसकी वजह से हमारा मानसून स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की लेयर है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई है, हवा गर्म है, पानी गर्म है, ज़्यादा बुखारात बन रहे हैं, ज़्यादा बादल बन रहे हैं। तकरीबन कोई 10 से 15% बड़ा बादल अभी बन रहा है। यानी अगर क्लाइमेट चेंज ना होता तो ये बादल 10 से 15% छोटा हो जाता। तो अब वो हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये क्लाइमेट का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक और फिनोमेना चलता है जेट स्ट्रीम का। वो जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर चलती है। वो जेट स्ट्रीम के भी साइकिल्स हैं, वो कभी बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है, कभी थोड़ी नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आ जाती है तो वो आपके इन सिस्टम्स की से ज़्यादा रेनफॉल करती है। ये 2010 के फ्लड्स में जेट स्ट्रीम नीचे आई हुई थी। तो ये मतलब है कि ये बहुत से फिनोमेना, ये सिस्टम अप एंड डाउन होता रहता है। ये सिस्टम अप एंड डाउन होते रहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है इन सिस्टम्स का, और इसीलिए हमें एज अर्ली एज फरवरी दिस ईयर, जब अभी के ड्राउट चल रहा था, फरवरी में काफ़ी लंबा वो स्पेल आया था,
सितंबर टू फरवरी, तो अभी वो ड्राउट चल रहा था, तो उस वक्त हमें पता था कि इस दफ़ा मानसून स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद में फिर मेट ऑफिस वालों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि मानसून स्ट्रॉन्गर होगा समवेयर इन लेट अप्रैल और मई में उन्होंने जो ये चीज़ कर दी। फिर मानसून जो है वो अपने टाइम से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले पहला स्पेल आ गया, जून के एंड पे पहला स्पेल आ गया था जो नॉर्मली जुलाई के मिड में आता है। और साथ साथ ये जो था मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें मोदी साहब ने कहा कि जी हम वो ट्रीटी को पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अजीब सा उन्होंने हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसको मतलब ही नहीं है। उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के फिनोमेना है कि डैम्स होते हैं तो हम शायद सैलाब को रोक सकते थे, जी जी। लेकिन आपको जब हम सुनते हैं तो आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल इसका बता रहे होते जी, जी, हैं। क्या ये सिर्फ एक जिस तरह हुकूमत में कोई होता है तो अपोजिशन ये बात करती है डैम बना ले तो आपका ये हाल हो जाता, सैलाब को रोकने के लिए क्या डैम ज़रूरी हैं? क्या डैम होते तो सैलाब ना होता? जी डैम होते या ना होते सैलाब तो होता। अभी डैम है और मतलब डैम्स का सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे हम पाकिस्तान में 20 डैम बना दें। देखिए ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि जो बड़े डैम हैं वो छोटे सैलाबों को गायब कर देते हैं और बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई कर देते हैं। ये डैम्स का किरदार है। और जब छोटे सैलाब गायब हो जाते हैं तो दरिया सुकड़ जाते हैं। बड़ा सैलाब हर साल नहीं आता, वो 10 साल 20 साल 15 साल बाद आता है, कभी 30 साल 50 साल बाद आता है। तो जब छोटे सैलाब ख़त्म हो जाते हैं तो दरिया सुकड़ जाता है और फिर जब लोग देख देख के आदी हो जाते हैं छोटा दरिया, तो वो एनकरेज होते हैं कि यार दरिया के करीब आ जाओ, ज़मीन खाली पड़ी है, इस पर कब्जा करो। तो वो जो बड़ा डैम है वो एनकरेज करता है एनक्रोचमेंट को। हाँ तो उसकी वजह से अब देखें रावी में क्यों एनक्रोचमेंट्स हुई, क्योंकि ऊपर इंडिया ने डैम बना लिया, इधर हमारे भी रावी दो हैं। छोटा हो गया। इसी तरह से सतलुज पे और ब्यास पे इंडिया ने डैम बना लिया और हमारे पास जो सतलुज था वो छोटा हो गया। अब क्या हुआ है कि जब सैलाब आया है तो डैम की तो एक इंजीनियर्ड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो डैम ने उस पानी को छोड़ना ही छोड़ना है। एग्जैक्टली हमने 98 में 92 में हमने भी ये काम किया था। 92 में सैलाब आया था जेलम में और हमें मंगला के गेट खोलने पड़े थे, उससे भी बहुत तबाही हुई थी। तो डैम मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर इस लेवल से ऊपर पानी हो गया तो डैम मैनेजर ने वो गेट खोलना है। अब वो जो डैम मैनुअल है वो चाहे हिंदुस्तान के डैम्स का हो चाहे पाकिस्तान के डैम्स का हो, ये सारे इंडस वाटर ट्रीटी में अमेरिकन ने बनाए थे। वो टेनेसी वैली और कोलोराडो वगैरह के मॉडल्स पे ये डैम बने हुए हैं और उन्हीं के मैनुअल्स लिखे हुए हैं। और डैम मैनुअल जो है, जो डैम मैनेजर है इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू डेविएट फ्रॉम इट। वो उसमें ना चेंज कर सकते हैं ना उसे डेविएट कर सकते हैं, उसकी बाइबल है। तो एक तरह का उसका ऑपरेटिंग मैनुअल है डैम का, उसने उसके हिसाब से चलना है। अब वो जब खोलता है तो हम कहते हैं जी वो आबी जारियत तो होगी, ये होगी आबी जारियत। अगर उसने तो फिर करना है देखिए उन्होंने करना है। और सेकेंडली ये कि मतलब वो सतलुज में जो उनका भाखड़ा डैम है उसके अगर वो गेट खोलते हैं तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा तो पानी पहले भारत में जो है वो सैलाब लेके आएगा। Exactly. फिर हमारे पास आएगा। इसी तरह जो सलाल डैम के उन्होंने भी गेट खोले हैं उसका भी पानी हमारे पास पहुँचते पहुँचते पहले वो 2 दिन तो सिर्फ भारत के बीच में वो नुकसान पहुंचाएगा उसका। तो डॉक्टर साहब फिर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इनिशियली, हमें किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रही थी इससे हमारी जो यूएन की एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें जो गंदम की काश्त थी वो उसमें 6.5% कमी आई है। तो मतलब हर साल तो ऐसे हमारी काश्त भी कम होती जाएगी, फिर नुकसान भी होगा, लोग डिस्प्लेस्ड भी होंगे। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? और ये जो वाटर क्राइसिस की भी बात की है, हम पानी को स्टोर किस तरह करेंगे अगर डैम्स नहीं अच्छा बनाते? देखिए पानी की जो स्टोरेज है ना वो इंडस बेसिन इज़ अ वेरी अमेजिंग रिवर। यानी मैंने दुनिया के बहुत से रिवर बेसिन में काम किया, जितना अमेजिंग इंडस रिवर सिस्टम है ना इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, कि इसमें हमेशा पानी होता है। इंडस को कभी किसी ने खुश्क नहीं देखा लिविंग मेमोरी में, इसमें हमेशा पानी चल रहा था। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, बारिशें हो रही हो ना हो रही हो, मानसून हो ना हो, दरिया में पानी चल रहा होता है। उसकी क्या वजह है? इसके 4 मैकेनिज़म्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, मानसून है, सरफेस फ्लोज हैं और ग्राउंड वाटर फ्लो है। अब ये जो सैलाब आते हैं ना जिस वक्त वो फैलते हैं और वो जज़ब हो जाते हैं ज़मीन में। फिर जब बारिशें भी ख़त्म हो जाती हैं, आप देखें सितंबर के एंड पे अक्टूबर के शुरू में मानसून भी ख़त्म हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट भी ख़त्म हो जाएगा, बारिशें भी नहीं होंगी, लेकिन दरिया फिर भी चल रहा होगा। वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो जो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना आपके ज़मीन में, वो वापस रिस के आता है। और इंडस इसको टेक्निकली इसको कहते हैं बेस फ्लो। और इंडस का जो बेस फ्लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी में अगर आप दरिया का जो रास्ता है ना जो आपने बंद शंद लगा के
چھوٹا کر دیا ہے اور کنجسٹڈ کر دیا نا ہم نے بہت سارے دیکھیں نا آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جائیں تو وہ فلڈ پروٹیکشن بند بنے ہوتے ہیں اور وہ میلوں کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں 10 مائلز 20 مائلز 50 مائلز 100 مائلز کے وہ بند چل رہے ہیں دریا کے ساتھ. ہم نے دریا کو چھوٹا کیا. ہم نے وہ چیز نہیں کرنی, ہم نے اس کو کھولنا ہے. اس کا جو پانی کا نیچرل راستہ ہے نا اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہم نے تو یہ کرنا ہے, لیکن یہ انیشیٹو اس وقت ماڈرن ورلڈ میں ہو رہے ہیں. یہ لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں نا فلڈ مینجمنٹ کی اور فلڈ اڈیپٹیشن کی, ان میں یہ چیز آتی ہے. آپ نے ویٹ لینڈز بنانے ہیں, آپ نے فارسٹ بنانے ہیں. ابھی دیکھیں اگر ہم کہیں گے نا کہ ہم نے ڈیم بنانے ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ اپنی گرین فنڈنگ کے اوپر کراس لگا رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے درست مطلب کہ فرمایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں نیچر کو بحال کرنا, نیچر کو بحال کرنا ہے, جو سٹیپس لیے جا سکتے ہیں تبھی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور جس طرح سے ابھی سیلابی صورتحال ہے اس میں کیا کچھ کیا ہے, کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے, اس ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.